Hello everyone, welcome back. This is part 1 of third chapter, that is India's foreign policy. In this part we will discuss about the basic features and principles of the India's foreign policy. So let's begin the chapter. फर्स्ट हम देखेंगे इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉन्टेस्ट, और पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड होता है एंड इंटायर द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स। पूरा विश्व टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था और मेजर चेंजेस इंटरनेशनल सिस्टम में हो रहे थे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ट्रांसफॉर्म हो रही थी एट दैट टाइम। इसके अलावा जैसे कि फर्स्ट बुक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड के बाद यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है। यूनाइटेड नेशन किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? ताकि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो। तो जो प्रिंसिपल्स यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में दिए गए थे वे एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस की बात करते थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। नेक्स्ट, इमरजेंस ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर एज द सुपर पावर। जैसे कि आप फर्स्ट बुक में कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पूरी तरीके से चेंज होती है। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले की पॉलिटिक्स और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो टोटली चेंज है। एंड ऑफ कॉलोनलिज्म। तो जैसा कि यूएन चार्टर में ही मेंशन किया गया है, एंड इम्पीरियलिज्म कॉज था सेकेंड वर्ल्ड वार का। तो सभी तरीके के इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनलिज्म को ख़त्म करने की बात यूएन चार्टर में की गई। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ज़्यादातर कंट्रीज जो पहले गुलाम थीं वो आज़ाद होती हैं और इसी के साथ न्यू स्मॉलर नेशंस का जन्म होता है जो पहले कॉलोनी थी। जैसे भारत एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का। अब चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन की हालत खस्ता हो चुकी थी, अब वो इतना पावरफुल नहीं रह गया था कि वो इन कंट्रीज़ को और ज़्यादा अपने कंट्रोल में रख सके। तो इन इम्पीरियल पावर्स ने, साम्राज्यवादी ताकतों ने अपनी कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट कर दिया, उन्हें आज़ादी दे दी। तो इन आज़ाद देशों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से स्मॉलर नेशंस का या डेवलपिंग कंट्रीज़ का, जिसमें एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज शामिल थी, तो इन न्यू नेशंस के रूप में जन्म होता है। नेशनल कॉन्टेस्ट या इंटरनल कॉन्टेस्ट की हम बात करते हैं, मतलब हमारे देश के अंदर की घरेलू स्थिति कैसी थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देश आज़ाद हुआ विद पार्टीशन। आज़ादी के साथ साथ पार्टीशन भी हमें झेलना पड़ा, और पार्टीशन हुआ था रिलीजियस बेसिस पर, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने रिलीजियस बेसिस पर। पार्टीशन की वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हुए जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। लीजेसी ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। भारत ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, तो ब्रिटिशर्स के जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थे उनमें कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व था और वो हमने इनहेरिट किया। फॉर एग्जांपल, चाइना से जो डिस्प्यूट्स थे ब्रिटिशर्स के, उनको हमने इनहेरिट किया। तो इस तरह ब्रिटिशर्स का जिन जिन भी कंट्रीज से डिस्प्यूट्स था या इंटरनेशनल ट्रीटीज़ थी उनकी, जो समझौते किए थे उन्होंने इंडिया को लेकर, उन सबको इंडिया ने वैसे ही इनहेरिट किया। मतलब हमें उन ट्रीटीज़ को उसी तरीके से आगे कैरी करना था। ओके। टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। पॉवर्टी भारत की मुख्य समस्या रही है, तो पॉवर्टी को एलिमिनेट करना डेवलपमेंट के लिए बेसिक था कि हम पॉवर्टी को ख़त्म करें। तो देखिए, पॉवर्टी की बात हम यहाँ फॉरेन पॉलिसी में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उस देश की इंटरनल प्रॉब्लम से इफ़ेक्ट होती है। देश की सिचुएशन क्या है, इंटरनल कॉन्टेस्ट क्या है, ये सभी एक देश की फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। हमें किसी देश से कैसे रिलेशन रखने हैं, इट्स डिपेंड्स अपॉन आवर कंडीशंस।
तो इस तरह इंटरनल कॉन्टेस्ट ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह की फॉरेन पॉलिसी अपनानी है। और इसी तरह से इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट की अगर हमने सही तरीके से एनालिसिस कर लिया है और सही से एनालिसिस करके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा होगा, इन बातों को ध्यान में रखकर अगर हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट की है तो उसके सक्सेस रेट्स भी उतना ही अच्छा होगा। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात ध्यान में ये रखने की है कि इन सभी कॉन्टेस्ट इंटरनेशनल या नेशनल जिसकी हमने बात की, इन सबको ध्यान में रखते हुए फॉरेन पॉलिसी बनती है और इनसे प्रभावित होती है। लेकिन किसी भी फॉरेन पॉलिसी का जो मेन एम है, फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉरेन पॉलिसी का, सेंट्रल पॉइंट है, वो है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित। नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही आप फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे। अगर हमारा राष्ट्रहित इस बात में है कि हमें पाकिस्तान से युद्ध करना है तो हम युद्ध भी करेंगे। अगर हमारा राष्ट्रहित चीन की ऐप्स को बैन करने में है तो हमने वो किया, और अगर हमारा राष्ट्रहित चीन से युद्ध करने में होता है तो वो भी करेंगे। तो इस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, सर्वोपरि होता है। ये किसी भी इंडिविजुअल के या किसी भी पार्टी के इंटरेस्ट से सर्वोपरि होता है, उससे ऊपर होता है। तो नेशनल इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि जो चीज़ हमारे लिए सर्वोपरि है एक वक्त पे, वो नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो अगर देश की सुरक्षा ही खतरे में है तो कोई भी चीज़, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिसी, इंडिविजुअल सेफ नहीं है। तो सिर्फ एक कारक जो जिम्मेदार है फॉरेन पॉलिसी के लिए, और वो है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित। तो इस तरीके से इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट, नेशनल कॉन्टेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें अपना मेन ऑब्जेक्टिव पूरा करना होता है, और वो मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित। अब हम बात करेंगे बेसिक एम्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के बारे में, जो कि इंश्राइन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। आर्टिकल 51 जिसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 37 से आर्टिकल 51 संविधान के पार्ट 4 जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में है। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द directives related to the maintenance of international peace and security। तो इस तरह से ये आर्टिकल हमारे फॉरेन पॉलिसी का मेन एम या पर्पज डिसाइड करता है। दिस आर्टिकल 51 स्टेट दैट प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशन, मतलब हम अन्य देशों के साथ समानता का और सम्मानपूर्ण व्यवहार करेंगे। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज ऑब्लिगेशन, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज़ हमने साइन की हैं हम उनका सम्मान करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हम सम्मान करेंगे। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, मतलब हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को बातचीत के द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के माध्यम से या किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन से सेटल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस तरह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव वाली पॉलिसी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी दूसरी कंट्री पर अटैक करेंगे। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, पीस। भारत एक शांति प्रिय देश है और उसके साधन भी पीस को बढ़ावा देने वाले ही होंगे। और एक और बेसिक फीचर जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का रहा है वो है नो फर्स्ट वॉर पॉलिसी, जिसे देश की आज़ादी से अब तक सभी लीडर्स या सरकारों के द्वारा फॉलो किया जाता रहा है। तो भारत ने आज तक किसी भी कंट्री पर फर्स्ट अटैक नहीं किया है
और जो भी वेपन्स हमारे पास हैं वे हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं, हमारे डिफेंस के लिए हैं। भारत न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, लेकिन हमने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है, जिसे भारत की सभी सरकारों के द्वारा फॉलो किया जाता रहा है। तो इस तरीके से आर्टिकल 51 हमारी फॉरेन पॉलिसी के मूलभूत सिद्धांतों को या बेसिक प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है। देन इंडियाज लिंक्स विद अदर कंट्रीज बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इंडियन लीडर्स आज़ादी से पहले ही वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ लीडर्स से अपने रिलेशंस डेवलप कर चुके थे, और एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहे थे उनमें भी भारत ने रोल प्ले किया। इन देशों की आज़ादी के लिए भी भारत ने पूरा सपोर्ट किया, और जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने इन कंट्रीज़ के नेशनलिस्ट लीडर्स से कांटेक्ट किया, उनसे मेलजोल बढ़ाया, और इसी वजह से ये रिलेशन आगे चलकर नॉन अलाइंड मूवमेंट में दिखाई देते हैं। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो इस तरह भारत इन एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ को लीड करने की भूमिका में आता है। ये पिक्चर है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, घाना और अदर कंट्रीज इसमें शामिल होती हैं, जिसमें इंडिया एक लीडिंग पोजीशन में है। और ये पिक्चर है इंडियन नेशनल आर्मी की, जो कि एक बिग एग्जांपल है कि हमारे लीडर्स के अदर कंट्रीज से किस हद तक रिलेशंस डेवलप हो चुके थे बिफोर इंडिपेंडेंस। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स पर हमला करके भारत को आज़ाद कराने की योजना थी, जो कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से, वेदर कंडीशंस की वजह से ये अपने उद्देश्यों में पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाए थे। तो हिस्ट्री में उनके बारे में आप पूरे तरीके से पढ़िए, इंटरनेट से जानकारी आप लीजिए। तो इस तरीके से बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे अदर नेशंस से भी रिलेशंस डेवलप हो चुके थे, जिसका प्रभाव आज़ादी के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी पर दिखाई देता है। नेहरू रोल इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और साथ ही वे फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो अगर हम कहें कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो वो पंडित नेहरू के द्वारा रखी गई थी। किससे कैसे बात करनी है, एक मंजे हुए डिप्लोमेट्स के रूप में उन्हें जाना जाता था। कौन सी पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी है, जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट का फैसला, और साथ ही इस मूवमेंट में अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ को जोड़ना, उनके लीडर्स से फ्रेंडशिप करके वे अदर कंट्रीज़ को जोड़ते गए। और जब पूरा वर्ल्ड 2 पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो रहा था, तो उस समय में न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को पावर ब्लॉक में ज्वाइन होने के नुकसान बताकर अपने ग्रुप नॉन अलायंस मूवमेंट में जोड़ना, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बेस रखने वाले पंडित नेहरू थे। तो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं जो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के थे। फर्स्ट इज प्रिजर्व हार्ड अर्न सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। बड़े संघर्षों के बाद हमने आज़ादी पाई थी, तो अब हमें अपनी सॉवरेनिटी, संप्रभुता को सुरक्षित रखना है। इस वजह से नॉन अलायंस मूवमेंट का फैसला लिया गया था कि अगर हम किसी भी ब्लॉक, यूएसएसआर या यूएसए का हिस्सा बन जाते हैं, तो हमें उनको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता, और ये हमारी संप्रभुता के लिए खतरा होता। सेकंड इज टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब हमें अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करनी है, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा देश हमारी टेरिटरी पर कब्जा कर ले। तो देखिए, हमें यहाँ कहीं ना कहीं विफलताओं का सामना करना पड़ा था। चीन ने काफ़ी सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की विफलता थी। थर्ड इज़ टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें बहुत तेज़ी के साथ अपने देश का विकास करना था,
ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी को खस्ता हाल छोड़कर गए थे। पॉवर्टी एलिमिनेशन, एग्रीकल्चर में सुधार लाना, बेसिक इंडस्ट्री में सुधार लाना, एजुकेशन पर ध्यान देना, मतलब बेसिक हमें सभी मूलभूत चीज़ों में सुधार लाना था। उसके बाद ही हम डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते थे। तो ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे नेहरू फॉरेन पॉलिसी के। अब हम बात करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी के बारे में, जिसमें से 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। क्वेश्चंस डिफरेंट फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स। तो जैसा कि हम फर्स्ट बुक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार इंटायर द वर्ल्ड 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुका था। वन वाज सोशलिस्ट ब्लॉक एंड अनदर वाज कैपिटलिस्ट ब्लॉक। इसके अलावा दोनों ही ब्लॉक के अपने पावर ब्लॉक अलायंसेस बन चुके थे। कैपिटलिस्ट ब्लॉक का था नाटो एंड सोशलिस्ट ब्लॉक का था वार्सा पैक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में हर कंट्री के सामने ये ऑप्शन थे कि भाई या तो सोशलिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन करें या फिर वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन करें। तीसरा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन भारत ने साहस के साथ ये फैसला लिया कि वो किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेगा और नॉन अलायंस का रास्ता अपनाया। इंडिया सपोर्टेड द कॉज ऑफ वर्ल्ड पीस। तो भारत का ये कहना था कि अगर पूरी दुनिया ऐसे ही 2 खेमों में बढ़ जाएगी तो युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस गुटबाजी के खिलाफ था भारत। भारत का कहना था कि अगर विश्व में शांति देखनी है तो गुटबाजी को तुरंत रोकना होगा। तो इस तरह भारत ने किसी भी गुट का हिस्सा बनने से रिफ्यूज़ किया। खुद किसी गुट का हिस्सा नहीं बना और अपनी इस पॉलिसी को उसने कैंपेन किया। और भारत की ये नॉन अलायंस पॉलिसी आइसोलेशन या अलगाव वाली पॉलिसी नहीं थी, बल्कि एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट वाली पॉलिसी थी। जब भी कोल्ड वॉर के समय में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो भारत ने एक मीडिएटर का रोल प्ले किया और एक बैलेंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बनाए रखा। दिस मेड यूएस अनहैप्पी। भारत की ब्लॉक ज्वाइन नहीं करने की पॉलिसी ने यूएसए को अनहैप्पी किया, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएस ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया था। तो यूएस को ये लग रहा था कि भारत यूएसएसआर के फेवर में है। तो इस तरह से यूएसए से गैपिंग एक लंबे समय तक भारत की चलती रही। लेकिन जब भी भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई और तो अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उसने आर्म्स सप्लाई किए। डायरेक्टली यूएस ने पाकिस्तान को लंबे समय तक हेल्प की। इसके अलावा सेकंड फीचर्स ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी वाज नॉन अलाइंसमेंट। नॉन अलाइंसमेंट के बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट बुक में डिस्कस कर चुके हैं। इसके पर्पज़, फॉर्मेशन, प्रिंसिपल्स सभी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेहरू की फ्रेंडशिप थी अदर फाउंडिंग फादर ऑफ नेम लाइक इजिप्ट के नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, घाना के निक्रुम्हा, इंडोनेशिया के सुकर्णो, जिसका परिणाम होता है कि नॉन अलाइंस मूवमेंट की फर्स्ट समिट होती है बेलग्रेड में 1961 में। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सबके बारे में फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर में। तो बेसिक फीचर्स था नॉन अलाइंस मूवमेंट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का। लेकिन भारत की नॉन अलाइंस पॉलिसी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया। उसके लिए 2 एग्जाम्पल्स ख़ास तौर पर दिए जाते हैं। एक है 1956 का सुएज कैनल क्राइसिस, जिसके बारे में भी हम फर्स्ट बुक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। सुएज कैनल जो कि इजिप्ट में है,
और रेड सी और मेडिटेरियन सी को आपस में जोड़ती है। और इस कैनल को बनाने में मेनली ब्रिटिश फ्रेंच का रोल था। और ये कैनल ब्रिटेन को एशिया से जोड़ने में काफ़ी हेल्प करती थी। मतलब ब्रिटेन और एशिया का जो रूट था वो काफ़ी कम हो गया था इस कैनल की वजह से, जिससे ब्रिटेन के लिए ट्रेड करना काफ़ी आसान हो रहा था। और इसे ब्रिटेन तथा फ्रेंच के द्वारा कंट्रोल किया जाता था टिल 1956। 1956 में इजिप्ट ने इसके रूलर थे नासिर इजिप्ट के उस समय पर, जो कि नेहरू के काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी थे, नॉन अलाइंस मूवमेंट के फादर मेंबर भी थे, जो फाउंडर मेंबर भी थे। तो इजिप्ट ने 1956 में सुएज कैनल को का जो था वो नेशनलाइज कर दिया। मतलब अब इसका यूज ब्रिटेन और फ्रांस नहीं कर सकते थे। इजिप्ट ने कह दिया कि सुएज कैनल इजिप्ट की है और इसका यूज अब इजिप्ट की मर्जी से ही होगा। तो इसके बाद ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिया, जिसे भारत ने न्यू कॉलोनियल इन्वेजन बताया। मतलब इसमें इजिप्ट का फेवर किया भारत ने, और ब्रिटेन, फ्रेंच या वेस्टर्न अलायंस को भारत ने क्रिटिसाइज़ किया। अच्छा, वहीं इसी साल 1956 में ही यूएसएसआर ने हंगरी में हस्तक्षेप किया, लेकिन भारत ने इसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया। हंगरी में क्यों इन्वेड किया था? देखिए, हंगरी एक सैटेलाइट स्टेट था यूएसएसआर का। इसके बारे में भी हम फर्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं। तो सैटेलाइट स्टेट था हंगरी यूएसएसआर का। तो होता ये है कि हंगरी में एक रेसिस्टेंट मूवमेंट होता है और यूएसएसआर की फोर्सेस हंगरी में जाकर उस मूवमेंट को जो है क्रश कर देती हैं। अब इंडिया ने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया। तो ये कहा गया कि ब्रिटेन ने जब इजिप्ट के ऊपर अटैक किया तो ब्रिटेन को तो क्रिटिसाइज किया भारत ने, लेकिन जब यूएसएसआर ने हंगरी में इन्वेड किया तो उसे भारत ने क्रिटिसाइज नहीं किया। तो इस तरीके से क्रिटिसाइज भारत को किया गया। इसके अलावा सेकेंडली भारत को नॉन अलायंस पॉलिसी को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है इसके अलावा, क्योंकि भारत ने यूएसएसआर के साथ 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। दरअसल भारत ने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी इसलिए साइन की थी क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के साथ हमें वॉर का सामना करना पड़ा था और यहाँ पाकिस्तान को सीधे सीधे अमेरिका का सपोर्ट हासिल था। तो पावर को बैलेंस करने के लिए भारत को यूएसएसआर के साथ 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसे क्रिटिसाइज किया गया कि भारत एक तरफ तो नॉन अलायंस कंट्री होने का दावा करता है और दूसरी तरफ वो एक ब्लॉक यूएसएसआर से जो है ट्रीटी साइन कर रहा है। इस तरीके से भारत को की जो नॉन अलायंस पॉलिसी थी इसको क्रिटिसाइज किया गया। तो इस तरीके के आरोप जो है वो भारत के ऊपर लगाए गए कि भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है दोहराव वाली है। लेकिन सच तो ये है कि भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के वैल्यूज को हमेशा रेस्पेक्ट दिया है। एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री होने के बाद भी, जो कि एक पुअर नेशन था, रिसोर्सेज नहीं थे, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं था, वैसी वाली स्थिति में भी भारत ने किसी भी पावर ब्लॉक में शामिल नहीं होने का जो स्टेप उठाया वो अपने आप में एक बड़ा कदम था। 1971 में भारत को मजबूरन यूएसएसआर से फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर समझा जा सकता है कि भारत के ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा उस टाइम पर, जो उसको फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करनी पड़ी। पाकिस्तान को सीधे सीधे अमेरिका का सपोर्ट हासिल था, तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए भारत को यूएसएसआर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ा था। थर्ड इज एफ्रो एशियन यूनिटी। एफ्रो एशियन यूनिटी के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। नेहरू के टाइम में एफ्रो एशियन यूनिटी पर जोर दिया गया। नेहरू के एफ्रो एशियन कंट्रीज़ के काफ़ी सारे लीडर्स से फ्रेंड्स रिलेशंस थे। भारत ने अदर एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ जो फ्रीडम के लिए संघर्ष कर रही थी, भारत ने उन्हें पूरा समर्थन दिया और इन देशों के साथ मिलकर नॉन अलायंस
पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अब जब ये हो रहा था कि भारत को आज़ादी मिल जाएगी अगस्त 1947 में, तो भारत के लीडर्स ने मार्च 1947 में एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसके अलावा 1949 में भारत ने डच कॉलोनियल रूल के खिलाफ इंडोनेशिया में चल रहे फ्रीडम स्ट्रगल को भी सपोर्ट किया। इंडोनेशिया पर डच रूल करते थे और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर जापान ने एक्वायर कर लिया था इंडोनेशिया को। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार में जापानीज़ ने सरेंडर कर दिया तो डच फिर से वापस आ गए इंडोनेशिया में। इसके बाद डच ने डच से इंडिपेंडेंट के लिए सुकर्णो ने सरकार भी बना ली थी इंडोनेशिया में, और जो इंटरनेशनल प्रेशर था डच पर, उसमें भारत ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि इंडोनेशिया से विड्रॉ करो। इसके अलावा रेसिस्ट रिजीम, रंगभेद की नीति को भारत ने हमेशा से अपोज किया है, ख़ासतौर पर साउथ अफ्रीका में जहाँ गांधी जी गए थे और वहाँ रंगभेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। नेल्सन मंडेला के लिए गांधी जी एक एस्पिरेशंस थे। तो इस तरह रंगभेद की नीति के खिलाफ भारत ने हमेशा से समर्थन किया है। इसके अलावा 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस होती है। बांडुंग इंडोनेशिया में है। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें चाइना ने भी पार्टिसिपेट किया था। दरअसल चाइना एशिया में लीडर का रोल प्ले करना चाहता था, लेकिन देखा जाए तो भारत एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ का सही मायने में जो है लीड करने की पोजीशन में रहा है। तो इस पार्ट में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चाइना के बारे में, जो बहुत रिलीवेंट है। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना के साथ, उसका बेस क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो देखेंगे सबके बारे में नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।